नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि किसी भी इंटरव्यू में यदि आप जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ये आपसे सबसे पहले पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये बना रहता है कि सर इसमें हम v प्रोपोर्शनल टू i बताएं या i प्रोपोर्शनल टू v बताएं। या तो आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे ओम्स लॉ वायलेट हो जाता है, मतलब ओम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सारी कंफ्यूजन आज की क्लास को देखने के बाद दूर होने वाली है। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, ये कब पारित हुआ था और इसके किसने सबसे पहले इसका स्टेटमेंट दिया और किन किन राशियों के बीच में या किन किन क्वांटिटीज के बीच में इसने रिलेशन दिया था। ठीक है, ओम्स लॉ हेडिंग बना लीजिए थोड़ा सा, ओम्स लॉ। क्लियर है बात? अच्छा, ये कब ओम्स लॉ कब दिया गया? तो ये दिया गया आपका 1827 ईस्वी में। कब दिया गया भाई? 1827 ईस्वी में। किस वैज्ञानिक के द्वारा? वैज्ञानिक का नाम क्या था भाई? वैज्ञानिक का नाम था जी एस ओम्स। जी एस ओम, या फिर इसको लिख सकते हैं आप लोग जॉर्ज साइमन, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, ये वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने पहली बार ओम्स लॉ अपना एक नियम दिया था। वो नियम किन किन क्वांटिटीज के बीच में दिया था भाई? लिख लीजिए इसमें कि जी एस ओम ने जी एस ओम ने वोल्टेज करंट एवं प्रतिरोध के मध्य या प्रतिरोध के बीच के संबंध को, प्रतिरोध के बीच संबंध के बारे में बताया था, के बारे में बताया, जिसे ओम्स लॉ कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई? जिसे ओम का नियम कहते हैं। बताया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल में तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होता है आपका वोल्टेज, एक होता है आपका करंट और एक होता है आपका रेजिस्टेंस। यही तीन चीजें होती हैं और इन्हीं तीन चीजों पे बाकी सारे फैक्टर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस से आपका ये क्या बन जाता है भाई? आपका इंडक्टर बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा और आपका और क्या जितने भी आप डायोड यूज कर रहे हैं या फिर जितने भी एक्टिव या पैसिव टाइप के आप एलिमेंट यूज कर रहे हैं, वो सब उन सब का कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है। तो वो एक रेजिस्टेंस की बात हो जाती है। फिर एक तरह का होता है आपका वोल्टेज। वोल्टेज क्या काम करता है भाई? वोल्टेज आपका काम करता है पोटेंशियल का, एक तरह से ये कहे कि फोर्स का काम करता है या प्रेशर का काम करता है, करंट बहने का काम करती है। जैसे इसका सीधा सीधा एग्जांपल ऐसे समझो कि मान लीजिए आपकी एक नदी है, नदी में एक तरफ यदि ऊंचाई है और एक तरफ खाई है, तो हमेशा ऊंचाई से खाई की तरफ पानी फ्लो करेगा। तो पानी क्या है? पानी आपका धारा है। जो ऊंचाई में अंतर है, जो दोनों साइड के ऊंचाई में अंतर है, वो क्या है भाई? वो है वोल्टेज। और यदि उसी नदी के बीच में हम लोग कोई एक क्या बना देते हैं, कोई एक ठोकर बना देते हैं या कहीं पे पानी को रोकने का बना देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल एग्जाम्पल। चलिए ओम के नियम, ओम ने किसके किसके बीच रिलेशन बताया था भाई? वोल्टेज V, करंट I और प्रतिरोध R, इन तीनों चीज के बीच में इन्होंने रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन बताया था? उनका स्टेटमेंट क्या था? चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट नोट करिए थोड़ा सा। देखिए स्टेटमेंट पे उन्होंने एक कंडीशन दिया था, वो कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। कंडीशन क्या थी कि एट व्हेन all physical quantities is constant, all physical quantity is constant,
फिजिकल क्वांटिटी बोले तो जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, फिर प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो तब क्या होगा भाई, तब लिखिए किसी चालक में, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, किसी चालक में प्रवाहित धारा किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उसके सिरों पर लगाए गए सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है, वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है, वोल्टेज के समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई, वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से हम क्या रिलेशन बना लेंगे भाई, I प्रोपोर्शनल टू V, I प्रोपोर्शनल टू V। अभी तक आप लोग पढ़ते आए होंगे V प्रोपोर्शनल टू I, वो चीज आपको नहीं बताना है, अब क्या बताना है, I प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है बात। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आएगा कि सर यदि आप I प्रोपोर्शनल टू V लिख दिए तो यहाँ पे जब हम कांस्टेंट हटाएंगे तो वहां पे हम लोग R लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 1/R लिख देंगे। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, V अपॉन R, V अपॉन R, यहां से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, यहां से बन जाएगा आपका V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यही बस स्टेटमेंट है इसका, यह स्टेटमेंट याद रखना है आपको, यह स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है। ठीक, बस ये छोटा सा एक लाइन का स्टेटमेंट है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आप ओम्स लॉ देख लिए, अब ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ओम्स लॉ कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है और कहां पे हमारा ओम्स लॉ वायलेट हो जाता है। ठीक, चलिए अच्छा ये तो ये फिगर आ गया, फिगर अभी नहीं चलो पहले देख लो फिर हम लोग आगे भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे समझाने का क्या प्रयास किया है, ये इस फिगर के हिसाब से क्या समझाने का प्रयास किया, देखिए ये है आपका वोल्टेज, ये मान लो कि एक वोल्टेज, आप तीन दोस्त हो, एक का नाम हो गया वोल्टेज। ठीक है, आपका एक जो दोस्त है करंट, वो कहीं पे पतली जगह पे फंस गया है। ठीक है, और एक आपका दोस्त है जो थोड़ा सा बदमाश टाइप का है, जो थोड़ा सा उदंड टाइप का है, वो क्या क्या भाई, वो इसको रस्सी से बांध लिया है और रस्सी से बांध के इसको इधर निकलने नहीं दे रहा है, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा जो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो क्या समझाना चाहता हूँ, ये इधर से क्या करेगा, इस पे प्रेशर लगाएगा, इस पे दबाव डालेगा, क्या करे ये आगे की तरफ बढ़े, मतलब कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, करंट आगे की तरफ बढ़ेगी, करंट आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो ओम है, जो ये रेजिस्टेंस है, ये क्या कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या कर रहा है भाई, जितना रेजिस्टेंस ऊपर मतलब जितना ये तेजी से खींचा रहेगा, इसका मतलब ये है कि जितना रेजिस्टेंस अधिक होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जितना ये रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब कि ये जितना धीरे धीरे खींचेगा, ये आसानी से आगे बढ़ जाएगा, है ना, ये आसानी से आगे बढ़ जाएगा। तो जो आपने रिलेशन देखा V इज इक्वल टू आई आर, इस रिलेशन को समझिए थोड़ा सा, इस रिलेशन को समझिए, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि आप जितना यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे, सॉरी हाँ, आप यहाँ पे जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारी करंट भी बढ़ेगी, जितना वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, जितना ये वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो हमारी करंट भी बढ़ेगी। लेकिन यदि आप इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे, रेजिस्टेंस मतलब कि ये वाला फोर्स, ये यदि ऊपर की तरफ ये खींचने लगे, ये ऊपर की तरफ ज्यादा यदि खींचने लगेगा तो अब जो हमारी करंट है, करंट क्या हो जाएगी भाई, करंट कम होने लगेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर मतलब कि हर में है, और यदि इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो हमारा करंट क्या होने लगेगा भाई, करंट घटने लगेगा। ठीक है, तो ये जो बदमाश टाइप का आपका दोस्त है, ये दोस्त यदि धीरे धीरे खींचेगा तो ये आसानी से आगे बढ़ जाएगा, और यदि बहुत तेजी से खींच लेगा तो ये आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस सर्किट का रेजिस्टेंस अधिक होता है उसमें करंट कम होती है, और जिस सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट
अधिक होती है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। चलो एक पॉइंट और यहाँ पे समझ लो। एक आप लोग बचपन से ही देखते आ रहे होंगे, ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल बना देता है, यहाँ पे वोल्टेज लिख देता है, यहाँ पे करंट लिख देता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख देता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना दिया। अभी तक आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि सर ये ट्रायंगल बना के समझाना क्या चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये ट्रायंगल बना के ये समझाना चाहता है कि किसी एक की सहायता से आप बाकी क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किसी एक को आप कांस्टेंट रख के बाकी दोनों की सहायता से आप उसका मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जैसे कि मैं वोल्टेज निकालना चाहूं, वोल्टेज यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है भाई, वोल्टेज ऊपर लिखा है और करंट रेजिस्टेंस को नीचे क्यों लिखा हुआ है। ये जैसे लिखा है भाई, ये सब लिखने के पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो क्या लॉजिक है, जैसे यहां से मैं लिखना चाहूं v, v इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो ये जो i है और ये जो r है, ये दोनों एक दूसरे के सामने है ना, ये दोनों एक दूसरे के सामने है, तो इसमें कौन सा चिन्ह आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह। ठीक है, v इक्वल टू आई आर। अच्छा ठीक है सर, और यदि मैं करंट निकालना चाहूं तो यहां से मैं करंट निकालना चाहूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से मैं करंट निकालना चाहूं तो अब ये v ऊपर है और ये r नीचे है, ये v ऊपर है ये r नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये v बटा r हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं करंट निकाल लिया। अच्छा, अब मैं यदि रेजिस्टेंस निकालना चाहूं, मैं प्रतिरोध की वैल्यू निकालना चाहूं, मैं इस प्रतिरोध की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये v बटा में i हो जाएगा। ये v, इसको मैं ऐसे दबा लिया, ठीक है, ऐसे छुपा लिया, तो अब क्या बचा, ये v ऊपर दिख रहा है ना और i नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे v बाई i कर दूं तो ये आसानी से निकल आएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रायंगल में दिखाया जाता है। यहां से v का मात्रक क्या बन जाएगा मेरे भाई, v का मात्रक बन जाता है आपका वोल्ट, v का मात्रक बन जाता है वोल्ट। ठीक है, और करंट का मात्रक क्या बन जाता है, इसका मात्रक बन जाता है आपका एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस का मात्रक क्या बन जाता है भाई, रेजिस्टेंस का मात्रक, तो जो वैज्ञानिक थे जीएस ओम, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने अपने नाम पे रख दिया इसका मात्रक, ओम का मात्रक। ठीक है, और नहीं तो यहां से क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, क्या, वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर। तो वोल्ट बाई एम्पियर किसके बराबर होता है, वोल्ट बाई एम्पियर बराबर होता है ओम के। ठीक है ना, तो जाहिर है कि ये बात समझ गए होंगे आप, ओम्स लॉ आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे लागू होता है और कहाँ कहाँ पे वायलेट होता है। ठीक है, चल देखिए, ओम, ओम का नियम, ओम का नियम किसी चालक पदार्थ के लिए लागू होता है। ठीक है, किसके लिए भाई, किसी चालक पदार्थ के लिए। ठीक है, और एक पॉइंट नोट कर लिए यहाँ पे कि ओम का नियम, ओम का नियम लीनियर नेटवर्क के लिए अप्लाई होता है, लीनियर नेटवर्क के लिए अप्लीकेबल होता है, ऐसे लिख लो, अप्लीकेबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, अब इस बात को भी नोट कर लीजिए। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ नॉन लीनियर, नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अप्लीकेबल नहीं होता है।
और किसके लिए नहीं होता है भाई? और ये आपका वैक्यूम ट्यूब के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और किसके लिए नहीं एप्लीकेबल होता है भाई? और ये आपका यूनिलेटरल, यूनिलेटरल नेटवर्क के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, यूनिलेटरल नेटवर्क के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। यूनिलेटरल बोले तो, यूनिलेटरल बोले तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है आपका डायोड और ट्रांजिस्टर। ठीक है, मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें किसी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन जगह है जहां पे हमारा ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, और बाकी इन दोनों जगह पे हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए ओम्स लॉ आज की जो लेक्चर है, ये लेक्चर देखने के बाद अब ओम्स लॉ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इतना हमने प्रयास किया है, गारंटी तो नहीं कर सकते लेकिन इतना हमने प्रयास किया है। ठीक है, अब चलिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ओम का नियम सत्यापन के लिए, ओम का नियम सत्यापन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे ओम का नियम हमें सत्यापित करना है या वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो एक हेडिंग बना लीजिए कि ओम का नियम, ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन लिख लो ऐसे बस। सत्यापन के लिए आवश्यक आवश्यक सामग्री। ठीक है, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन सी सामग्री लगती है भाई, तो वो मैं आपको नोट करा दे रहा हूं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। सबसे पहला चीज आपका लगता है एक एमीटर, एक लगता है आपका एमीटर। ठीक है, एक लगता है आपका वोल्ट मीटर, एक लगता है आपका वोल्ट मीटर। ठीक, एक लगता है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। ठीक है, फिर और क्या लगता है भाई? एक आपका रिहोस्टेंट लगता है, रिहोस्टेट। ठीक है, एक आपकी बैटरी लगती है, एक क्या लगती है भाई? बैटरी लगती है, और कुछ आपके फ्लेक्सिबल वायर लगते हैं, कुछ आपके और क्या लगते हैं भाई? फ्लेक्सिबल वायर भी लगते हैं। जो बैटरी होती है, ये बैटरी कितने वोल्ट की होनी चाहिए? बैटरी 6 वोल्ट की होनी चाहिए। कितने वोल्ट की होनी चाहिए भाई? बैटरी 6 वोल्ट की होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर 0 से लेके 10 वोल्ट तक का होना चाहिए, और ये 1 एम्पियर तक का होना चाहिए। ठीक है ना, ये 1 एम्पियर तक का होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी आवश्यक सामग्री ओम के नियम के सत्यापन के लिए। कभी कभी आपसे ये पूछता है, तो ये चीज हमने आपको नोट करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ सकता है? चलिए, जैसे कि हमने तो आपको नियम बता दिया है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। एक छोटा सा इस पे एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो ये चीज वेरीफाई नहीं होगा, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। किसी चालक में, किसी चालक में बहने वाली बहने वाली धारा का मान, धारा का मान 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, तथा उस पर तथा उस पर उस पर वोल्टेज वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो चालक के प्रतिरोध का मान बताइए। चालक के प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है भाई? यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू दे रखा है, कितना? करंट की वैल्यू दे रखा है 6 एम्पियर, है ना।
वोल्टेज की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रतिरोध, प्रतिरोध पूछा है, मतलब कि आर की वैल्यू पूछा है, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैं लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आर निकाल लीजिए। अब आप आर इक्वल टू फॉर्मूला देखे हैं अभी, वी अपॉन आई, इस ट्रायंगल से कहाँ गया ट्रायंगल हमारा, हाँ यहाँ से आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। बस ये ट्रायंगल आपको याद रहेगा तो आप फॉर्मूला हमेशा जनरेट कर लोगे तुरंत। यदि करंट का पूछेगा तो वी अपॉन आर, ठीक है। तो यदि वोल्टेज पूछेगा तो आई इंटू आर, ठीक। ये होता है आपका ट्रायंगल का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 12/6, 12/6 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 ओम, ये हो जाएगा आपका 2 ओम, ठीक है। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए थोड़ा, एक होता है आपका पुश बटन, पुश स्विच बटन, पुश स्विच बटन, ठीक है। तो इतने ये सारे पॉइंट थे आपके ओम्स लॉ के। जो स्टेटमेंट था, एक लाइन का स्टेटमेंट तो आपको याद ही रखना है, बाकी ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है। और ये जरूर याद रखना है कि ओम्स लॉ आपका कहाँ पे फेल होता है और कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, ये लाइन जरूर याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग पार्ट है और ये जनरली आपसे तब पूछा जाता है जब आपको कहीं पे फंसाना, ठीक है। आपसे एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको निग्लेक्ट करना है, आपको बाहर करना है, तो आपसे ये चीज पूछ लेता है। आप यदि पढ़े रहोगे तो यह भी आप खाली नहीं जाने दोगे, एग्जामिनर को यहाँ पे भी मजबूर कर दोगे, भाई हम काबिल आदमी हैं, हमें निग्लेक्ट नहीं कर सकते तुम। ओके, ठीक, चलिए। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो इसी तरह का और सेशन हम लोग आगे भी लाते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।